से एक नाबालिग था। जब 2012 16 दिसंबर को निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, उन 6 लोगों ने जो गैंगरेप किया, उनमें से एक जो रेपिस्ट था, उसकी उम्र उस वक्त इस क्राइम को करते हुए करीब 17.5 साल थी। मुश्किल से 6 महीने और बचे थे उसके बालिग होने में, और पुराने कानून की वजह से वो बच गया। हालांकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म उसने ढाए थे, लेकिन नाबालिग की कैटेगरी में आया था, 17.5 साल की उम्र थी, तो इसीलिए उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हिसाब से जो सज़ा मैक्सिमम है नाबालिग के लिए। और 3 साल के बाद वो आज़ाद भी हो गया। निर्भया के 5 में से एक ने तो जेल में फांसी लगा ली, 4 को फांसी हो गई, लेकिन वो आज भी आज़ाद है और इसी देश में कहीं अलग चेहरे अलग नाम के साथ जी रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज़ हो गई तो शायद लोग उसे मार दें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो कहानी है, निर्भया के इसी केस के बाद जब कानून में बदलाव आया, तो उसी बदलाव के तहत पहली बार अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला ये कि एक नाबालिग के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम था, और उसके लिए जिसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और ये इसलिए क्योंकि अदालत ने कहा कि सज़ा सुनाते वक्त ये ध्यान देना ही काफ़ी नहीं है कि उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, बालिग था नाबालिग था, बल्कि ज़रूरी ये है ये देखना कि उसके क्राइम की जो उसने किया है वो किस किस्म का था, वो कितना पुख्ता था, कितना क्रूर था, कितनी प्लानिंग के साथ की, कितनी साजिश बड़ी थी। तो सिर्फ उम्र नहीं देखो, बल्कि उसकी क्राइम की सीरियसनेस और गंभीरता को भी देखो और उसी हिसाब से फैसला दो। और उसी के बाद अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये सज़ा क्यों दी गई, पूरी कहानी क्या है, आज आपके सामने पेश करता हूँ। कहानी 5 साल पुरानी है, 2017 की मई का महीना था। कहानी मध्य प्रदेश के गुना इलाके की है। इसी गुना में 5 दोस्त रहा करते थे। आसपास में 5 का घर था। इनमें से कुछ दोस्त गरीब थे, कुछ अमीर थे, लेकिन इनकी दोस्ती सबके ठीक ठाक थी, सब कुछ सही चल रहा था। तभी 18 मई की रात को इन 5 दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम हेमंत था, हेमंत 18 मई वो अपने फादर से लगातार कह रहा था। उसके फादर एक सरकारी मुलाजिम थे और सिंचाई विभाग में एक अफसर थे। तो उन्हीं का बेटा हेमंत अपने फादर से कई बार कह रहा था कि उसे एक बाइक चाहिए, एक बाइक दिला दीजिए। फादर मना कर रहे थे, लेकिन बच्चे की ज़िद थी। इकलौता बेटा था, मानते भी काफ़ी थे, लाड प्यार काफ़ी था। तो उन्होंने हेमंत की ज़िद को पूरी करने के लिए आखिरकार 18 मई को उसने कहा कि मैंने एक बाइक देखी है, सेकंड हैंड, 40,000 रुपये में मिल रहा है, कागज़ भी सब कुछ ओरिजिनल है, असली है। तो बेटे के प्यार के आगे बाप हार गए और उन्होंने 40,000 दिए। उन्होंने कहा जाओ जाकर तुम बाइक ले लो। अब हेमंत अपने एक दोस्त के साथ, उस दोस्त का नाम था हनी दुबे, ये सब 5 दोस्त में 2 दोस्त थे ये, तो उनके साथ बाइक पर बैठ कर जाता है। 40,000 रुपये उसके पास थे, लेकिन रात वो लौटता नहीं है। फादर परेशान, बेटा लौटा नहीं बाइक लेकर। इसके बाद वो इधर उधर ढूंढते हैं, फिर उसके दोस्त से पूछते हैं, तो कहता है अंकल वो तो बाइक लेकर चला गया, मुझे अपने घर छोड़ गया। अब उन्हें बड़ी फिक्र होती है, इधर उधर पूछते हैं, कहीं हेमंत का सुराग नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरा बेटा 40,000 रुपये लेकर निकला था, उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन वही ये शुरुआत में कि कहीं इधर उधर होगा, 40,000 लेकर के या घूमने निकल गया होगा, नई बाइक ली है। ये सब चीज़ चलती रही। अगला दिन आ गया 19 मई 2017। अचानक हेमंत के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता है, और हेमंत के ही मोबाइल से, और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 50 लाख रुपए दे दो तो उसे छोड़ देंगे, वरना जान से मार देंगे। हेमंत के फादर घबरा जाते हैं, वो डन कर लेते हैं कि ठीक है हम पैसे दे देंगे। लेकिन फ़ोन को रखते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं। अब पुलिस थोड़ी परेशान होती कि ये मामला किडनैपिंग का है। जो हेमंत के फादर के मोबाइल पे फ़ोन आया, उन्हीं के बेटे के नंबर से किया गया था। पुलिस ने जब ट्रेस किया तो पता चला कि ये नंबर इंदौर का है, कॉल इंदौर से किया गया। पुलिस की फ़ौरन एक टीम को इंदौर रवाना कर दिया गया। अब इधर पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस सारी चीज़ें पता कर रही है। पता चला कि इसमें से 5 दोस्त थे, एक दोस्त तो साथ में था, बाकी 3 भी टच में थे। पुलिस ने हर दोस्त से पूछताछ की। अब उनमें से एक दोस्त नहीं मिल रहा था, और वो था ऋतिक।
पुलिस को लगा कि ये ऋतिक कहाँ है। फिर पुलिस को लगा कि हेमंत उसका दोस्त है, उसी के पास उसका फ़ोन, कहीं ऋतिक ने तो कुछ नहीं किया। अब ऋतिक जो है वो शक के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि ऋतिक का गायब होना, हेमंत का नहीं होना, हेमंत के मोबाइल से कॉल आना और इंदौर से कॉल किया जाना, और सारे दोस्त तो मौजूद हैं, ऋतिक गायब है। अब दोनों पॉसिबिलिटी है, ऋतिक भी हो सकता है उसके साथ गायब हो गया हो, या ऋतिक ने ही गायब किया और फिर ऋतिक गायब हो गया है। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, ऋतिक के ऊपर शक है। लेकिन तभी 19 मई को अचानक इसी गुना के पास एक जंगली इलाके में एक जली हुई लाश मिलती है। किसी राहगीर ने खबर की पुलिस को, पुलिस पहुंचती है। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, लाश की शिनाख्त हो गई। पता चला ये लाश ऋतिक की है, जिसको लेकर पुलिस शक कर रही थी कि शायद हेमंत की गुमशुदगी में इसका हाथ है। अब ऋतिक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को लगा कि जिसके ऊपर शक था उसी की लाश मिल गई। हेमंत का कोई सुराग नहीं, ना उसकी लाश मिल रही। अब हेमंत के घर वाले भी घबरा गए कि उसके एक दोस्त की लाश मिली है। अब इधर पुलिस परेशान इन्हीं चीज़ों को लेकर, इन्हीं सवालों को लेकर। हेमंत का कोई सुराग मिल नहीं रहा है। अब पुलिस फिर दोस्तों से पूछताछ करती है, क्योंकि सारे दोस्त बड़े करीबी थे, आपस में एक साथ रहते थे। अच्छा, इन 5 दोस्तों में से जो हेमंत था वो 9वीं पास था। लोकेश जो था वो 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। ऋतिक जो था वो 10वीं के बाद उसने भी स्कूल छोड़ दिया। हनी दुबे जो था वो भी 10th में था, और एक और दोस्त था। ये जो 5वां दोस्त था ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। एक लाश मिलने से यहाँ गुना में हड़कंप मचा हुआ है, इधर उधर ढूंढ रही है। अब पुलिस शक कर रही है बाकी बचे 3 दोस्तों पर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये कि जो ऋतिक की जब लाश मिली तो उसके थोड़ी दूरी पर ही एक फ़ोन भी मिला, और वो फ़ोन हेमंत का था। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कि शायद इंदौर से फ़ोन करने वाला वाकई ऋतिक था, वही रैंसम मांग रहा था। तो अब ये हुआ कि ये अकेले तो हो नहीं सकता, और भी दोस्त तो शामिल नहीं हैं। तो अब रडार पे आते हैं ऋतिक के बाद एक तो हनी दुबे जो उस रात बाइक पर सवार था, और इसके अलावा एक लोकेश लोढ़ा नाम का दोस्त इनका। अब पुलिस हनी दुबे और लोकेश लोढ़ा से पूछताछ करती। दोनों बताते हैं कि अंकल हम तो, उसने बताया कि मैं उस रात गया था 18 मई को, लेकिन उसके बाद बाइक लेकर वो चला गया, मैं अपने घर आ गया। लोकेश ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने इन लोगों पे कहा कि कुछ ना कुछ शक है। अब 19-20 मई की तारीख आ गई। पुलिस के सामने अब एक और नई चीज़ आ जाती है, और पुलिस खुद उलझ जाती है कि ये हो क्या रहा है। ऋतिक की लाश मिलने के अगले ही दिन अब लोकेश लोढ़ा की लाश मिलती है, वहीं गुना में एक जंगल में, और ठीक उसी तरह जली हुई, गला उसका कटा हुआ किसी बोतल से, और ऐसे ही गले पे मार्क थे ऋतिक के भी। तो कत्ल का तरीका एक था, लाश मिली। अब पुलिस परेशान, और पुलिस के सामने दिक्कत ये कि जिन जिन पर शक हो रहा उनकी लाशें मिल रही हैं। ये मामला क्या है, माजरा क्या है। अब 2 लाशें 2 दोस्तों की मिल चुकी, और जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, जो पहला दोस्त जो गायब हुआ 18 मई की रात को, हेमंत, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है कि वो है कहाँ। अब इधर 2 दोस्तों की लाश मिलने के बाद गुना में लोगों को भी गुस्सा भड़क गया, पुलिस के ऊपर भी वो बिफरने लगे। इधर हेमंत के घर वाले भी जो हैं, उनके माँ बाप भी पुलिस को लेकर गुस्सा थे कि उनका बेटे का कोई सुराग पुलिस ढूंढ नहीं रही है, और उस उल्टे उसके दोस्तों की एक एक लाश मिल रही है। 2 लाशें मिल चुकी, हेमंत का कुछ पता नहीं है। अब पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए इस केस को सुलझाने के लिए, इधर उधर से बहुत सारी तफ्तीश की। अब पुलिस को फिर शक आता है, शक आकर रुक जाता है 2 और दोस्तों पर, जो 5 दोस्त में से 2 बचे थे, एक हनी दुबे और एक और 5वां जो सबसे पढ़ा लिखा था। उस 5वें दोस्त से पहले पूछताछ होती है। वो आता है, वो बताता है कि हम दोस्त हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन उसकी सारी लोकेशन 18 की, 19 की, 20 की, ये सारी लोकेशन जो उसने बताया वो मैच कर गया, और पुलिस को लगा कि ये सच बोल रहा है। उसके मोबाइल और बाकी चीज़ों से भी कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस की नज़र में वो शक के दायरे से बाहर हो गया था। अब सिर्फ बचा विकास, वो हनी दुबे। अब ये नाबालिग, लेकिन आखिरी वक्त में हेमंत के साथ यही, पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने फिर वही कहानी दोहराई, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसी दौरान में कहीं से पुलिस को पता चलता है कि जो हनी दुबे है, इसकी माँ से पूछताछ करो।
शायद केस खुल जाए। पुलिस ने हनी दुबे की मां की अब प्रोफाइल और मां की सारी चीज़ों को चेक करना शुरू किया। पता चला कि उसकी मां पावरफुल है, बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, कई बैड जो एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल उनका भी उनके घर पर आना जाना है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक बार हेमंत कहीं जा रहा था शायद, और अपने दोस्त के साथ, और ट्रैफिक वाले ने चालान काट दिया, उसके दोस्त की स्कूटर जब्त हो गई। उसने माँ को बताया हनी दुबे की, हनी माँ के दुबे ने एक फ़ोन किया और गाड़ी छूट गई, तो बड़ा खुश हुआ। और हेमंत का हनी दुबे के घर आना जाना था। अब जब ये सारी जानकारी मिली और कोई सुराग और सिरा मिल नहीं रहा, तो पुलिस ने कहा कि अब हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे, इनसे पूछताछ की जाए तसल्ली से, क्योंकि 2 लाश मिल चुकी है, बाकी का सुराग नहीं है। अब उसके बाद इन दोनों को बुलाकर पूछताछ शुरू की गई। दोनों शुरू से सब कुछ नकारते रहे, लेकिन फिर पुलिसिया तफ्तीश में सब कुछ सामने आ गया। एक ऐसी कहानी जिसमें तमाम उतार चढ़ाव, मोड़, पेचो-खम थे। और इन दोनों से पूछताछ के बाद गुना के उन्हीं जंगलों के एक इलाके में पुलिस की टीम एक बार फिर जाती है, और वहाँ अलग अलग जगहों पर कुछ लाश के टुकड़े मिलते हैं, वैसे ही जली हालत में, गले पे कट का निशान। उस लाश की शिनाख्त होती है हेमंत के तौर पर, जो 18 मई को गायब हुआ था। तो अब 3 लाश मिल चुकी थी, 3 दोस्तों की लाश, और तीनों नाबालिग थे। और जो चौथा जिसको पुलिस, हनी दुबे जिसको पकड़ा था, वो भी उस वक्त नाबालिग था। अब उसकी माँ और उससे फिर पूछताछ हुई। इसके बाद इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। ख़ास तौर पर कुछ कहानी ऐसे था, कुछ कहानी के पन्ने जो सिर्फ माँ जानती थी, कुछ जो सिर्फ बेटा जानता था। उन दोनों के पन्नों को जब जोड़ा गया तो कहानी कुछ यूँ बनी। पूनम दुबे अपने पति से अलग रहती थी, अपने बेटे हनी दुबे के साथ गुना में। उसे पैसों का काफ़ी लालच था, पैसे ज़्यादा थे नहीं, पर वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। बेटा उसका हनी दुबे स्कूल में पढ़ रहा था। इसी दौरान में उसने देखा कि उसके घर के कुछ दूरी पर हेमंत रहता है। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में अफसर थे, ठीक ठाक पैसे थे, घर की माली हालत अच्छी थी। तो उसे लगा कि ये लोग पैसे वाले हैं। अनजाने में, अब यहाँ देखिए रिश्तों और जुर्म का कैसा खेल होता है, उसने कहा कि इस हेमंत के घर वालों से दोस्ती करनी चाहिए। अब हेमंत की उम्र उसके बेटे की उम्र के बराबर थी। उसने अपने बेटे हनी दुबे को अनजाने में कहा कि तुम थोड़ा अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखा करो, जैसे ये लड़का है हेमंत, इससे मिला जुला करो। अब हनी दुबे को लगा ठीक है, हनी जाकर हेमंत से मिलने लगा, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। अब हेमंत के कुछ और दोस्त थे, जैसे लोकेश, ऋतिक, एक और, तो उनके दोस्त फिर कॉमन फ्रेंड हो गए। अब धीरे धीरे इन 5 दोस्तों की एक मंडली बन गई, ये आने जाने लगे। इस दौरान में अब दोस्ती हुई तो कई बार पूनम भी हेमंत के घर गई, लोकेश के भी घर गई, और हेमंत भी अब हनी के घर आने लगा। और यही कहानी शुरू हुई। बेटे को अनजाने में उसने एक साजिश का पहले मोहरा बनाया, हेमंत से दोस्ती कराई, और असली नज़र उसकी कहीं और थी। अब हेमंत से दोस्ती हुई तो बीच में हेमंत घर आने लगा। एक बार वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था, और जब पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी छुड़वा दी, तो बड़ा और ज़्यादा प्रभावित हो गया कि हनी की माँ बड़ी पावरफुल है। अब हेमंत घर आने लगा। जब घर आने लगा तो यहीं पे पूनम ने हेमंत को एक साजिश के दूसरे मोहरे के तौर पर फंसाना शुरू किया, और हेमंत के साथ उसने रिश्ते बनाए, अपने ही बेटे के दोस्त के साथ जो नाबालिग है। अब हेमंत इसके बाद बार बार घर आने लगा। ये बात बाद में हनी दुबे ने भी महसूस किया कि मेरा दोस्त मेरे पीछे में घर आता है, माँ से मिलता है। उसे शक हो गया अपने दोस्त पर कि उसकी माँ, उसकी और मेरी माँ के बीच में कोई संबंध है। तो अब उसको लेकर हेमंत से वो थोड़ा गुस्सा होने लगा। इस दौरान में हेमंत की अमीरी का फ़ायदा पूनम ने यूँ उठाया कि उससे कभी पैसे मंगाती, कभी कोई जेवर मंगा लेती कि पैसे नहीं है। वो अपनी माँ के और घर की बाकी जेवर वेवर चुराने लगा, और चुरा कर जाकर जौहरी को बेचता और पैसे लाकर पूनम को दे देता। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अब 18 मई, अभी तक माँ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसका ये है कि उसको दौलत चाहिए, और उसने अपने बेटे को अनजाने में दोस्ती कराई, और उसकी मकसद उसका कुछ और था। 18 मई को अब बाइक लेने के लिए हेमंत अपने बाप से 40,000 लेकर निकलता है।
ये बात हनी दुबे को पता थी कि वो बाइक खरीदेगा, अपने दोस्तों में शेयर किया। उसने कहा चल मैं भी चलूँगा, उसने कहा ठीक है। अब वो बैठा, दोनों साथ गए। रास्ते में अब हनी को ख्याल आ रहा है कि ये मेरे घर आता है, मेरी माँ के साथ इसके संबंध है, गुस्से में था ही था। और दूसरा फिर उसने देखा कि इसके पास 40,000 रुपये कैश है, क्यों ना इसे मार डाले। फिर इसके बाद इसने अपने कहा कि चलो एक पार्टी करते हैं। अपने दोस्तों को इसने बुलाया एक जगह पे और इन लोगों ने कुछ बियर वेयर पी। ये 4 दोस्त थे वहाँ पर, 5वां जो बेहद पढ़ा लिखा था वो नहीं आया। उसके बाद इन्होंने बियर वेयर पी और इसी दौरान में जो नाबालिग हनी दुबे, इसने बियर की खाली बोतल से मौका देखते ही हेमंत के सर पे वार किया, खूब मारा और फिर टूटी हुई बोतल से उसका गला काट दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लेकर आया और उसने लाश को आग लगा दी। अब बाकी 2 दोस्त थे, लोकेश और ऋतिक, वो देख रहे थे। ये सब करने के बाद वो घर गया। घर जाकर उसने अपनी माँ को बताया। पैसे भी उसके पास थे 40,000। अब यहाँ पे एक अच्छी माँ का फ़र्ज़ ये था कि पहले तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करती, बताती कि उनके बच्चों ने क्या जुर्म किया। लेकिन अब माँ कहती कि कोई बात नहीं, अब यहाँ से आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगी। तो इसके बाद वो फिर से कहती कि उस लाश को ठीक से जलाना है और पेट्रोल लेकर बोलती जाओ। और सब कुछ करने के बाद अब वो जो बाकी 2 दोस्त और हैं उनसे कहती है कि अब तुम लोग अपना मुंह मत खोलना, ये मर चुका है, पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इसकी लाश से भी और पैसे कमा सकते हैं। अब हम इसके बाप को फ़ोन करेंगे और 50 लाख रुपए रैंसम मांगेंगे, फिरौती। उसके बाद वो ऋतिक को हेमंत का मोबाइल दे देती है और कहती है तुम यहाँ से निकलो और इंदौर जाओ। और ये सारी चीज़ें दरअसल उसके दिमाग में कि कहाँ से कॉल करना है, कहाँ पे लाश फेंकनी है, कब फ़ोन करना है, फ़ोन को कहाँ रखना है, ये सब सीरियल देख देख कर आइडियाज़ आए थे, ख़ासतौर पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। तो उसके बाद उसने ऋतिक को भेज दिया इंदौर। वो इंदौर जाता है और इंदौर जाकर हेमंत के बाप को फ़ोन करता है और कहता है कि हेमंत हमारे पास है, 50 लाख रुपए दे दो। वो पुलिस में पहुंच जाते हैं। फ़ोन करने के बाद अब ऋतिक वापस लौट आता है गुना। वापस आने के बाद इधर जब वो लौटता है, लोकेश जो इनका दोस्त है, अब वो कहता है कि सुनो, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है कि बाद में तुम पैसे दोगे कि नहीं, इसलिए मुझे अभी पैसे चाहिए रैंसम के, तुम लोग दे दो और वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा। अब जब ये बात हनी सुनता है, उसकी माँ को पता चलता है, तो वो ऋतिक को अपने साथ मिला लेता है और लोकेश को कहता है अच्छा चल मैं तुझे समझाता हूँ। फिर वो लोकेश को जंगल में ले जाते हैं, वहाँ उसको भी शराब पिलाते हैं, बियर पिलाते हैं और लोकेश को मार डालते हैं ताकि वो पुलिस तक ना चला जाए। मारने के बाद उसको भी, उसकी लाश जला देते हैं। लाश जलाने के बाद अब ये वापस आ रहे हैं माँ बेटे और बचा आखिरी ऋतिक। अब उन्हें अचानक ख्याल आता है कि 2 कत्ल तो हो चुका, चश्मदीद अब एक ही है बाहरी और वो है ऋतिक। और इधर माँ बेटे हैं, ये दोनों एक दूसरे की पोल खोलेंगे नहीं। माँ बेटे आंखों आंखों में इशारा करते हैं। वापसी में मौका देखते ही ऋतिक पे भी वैसे ही वार करते हैं और ऋतिक को भी मार देते हैं। इस तरह एक कत्ल को छुपाने के लिए 2 कत्ल और करते हैं, कुल 3 कत्ल। और फिर ये लोग लौट आते हैं। लेकिन पुलिस चूँकि शक हो रहा था और आखिरी बार वही था हेमंत के साथ हनी, इसलिए माँ बेटे से सख्ती से पूछताछ होती है और फिर ये सारी कहानी सामने आती है। तो जिस जिस पे शक हुआ उसका कत्ल होता गया। एक कत्ल बेटा करता है, माँ के पास जाता है और माँ उसे आगे का रास्ता बताती है कि कैसे पुलिस को चकमा देना है और वो माँ खुद उसमें शामिल होती है। अब पुलिस जो है 5वें दोस्त को क्लीन चिट दे देती है और हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। मेन अक्यूज बनाती है हनी दुबे को और को अक्यूज्ड पूनम दुबे को। इसके बाद 5 साल तक ये मुकदमा चलता है। 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद अभी चंद रोज़ पहले, कुछ दिन पहले, वहाँ की निचली अदालत का फैसला आता है और निचली अदालत हनी दुबे और उसकी माँ पूनम दुबे को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। चूँकि जब जुर्म हुआ तब हनी की उम्र 17 साल के करीब थी, नाबालिग था। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि जुर्म करते वक्त जो उसने किया, हम सिर्फ उसका उम्र नहीं देखेंगे बल्कि हम देखेंगे कि ये जुर्म कितना गंभीर था। और एक के बाद एक जिस तरीके से उसने 3 कत्ल किए और पुलिस को उलझाने के लिए तमाम साजिश रची, ये एक मैच्योर्ड दिमाग, किसी बच्चे के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो एक जो हार्डकोर क्रिमिनल है,
तो सिर्फ उम्र देखकर हम उसको 3 साल की सज़ा नहीं दे सकते, बल्कि उस जुर्म की गंभीरता को देखते हुए सही है कि उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और इसी के बाद अदालत ने माँ बेटे को उम्र कैद की सज़ा दी। तो ये थी कहानी, एक अजीब कहानी। अब आते हैं आज